नमस्कार दोस्तों, मकैंची मलिक साहब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो में। हमने इस चैनल पर सीरीज शुरू करी थी इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज। इम्पोर्टेंट एक्ट एंड लॉज में हमने पहली वीडियो करी थी चाइल्ड लेबर पे। चाइल्ड लेबर की वीडियो आई होप आप सबने देख ली होगी। जिस किसी ने नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की सेकंड वीडियो के बारे में। आज हम वीडियो करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। कारखाना अधिनियम 1948 क्या है? कारखाना अधिनियम 1948 क्या क्या इसके अंदर प्रावधान रखे गए हैं, किन के लिए कारखाना अधिनियम बनाया गया है, क्या इसके अंदर मेजर पॉइंट्स हैं, इन सबको अगर देखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा कारखाना अधिनियम डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मेन पॉइंट्स को कवर करूंगा। अगर आपको डिटेल जाननी है तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप फैक्ट्री एक्ट के बारे में पूरी तरह जान सकते हैं। तो दोस्तों आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 75 सालों में भारत ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में, इसके साथ साथ भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया है पिछले 75 सालों में। इसका सबसे बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, उसके साथ साथ उनके अंदर इतना ज़्यादा विकास होना। तो अगर हम बात करें पिछले 75 सालों में जो भावना अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए, अलग अलग कारखानों को सेटअप करने के लिए, साथ में उनके विकास के लिए दिखाई गई है, वो भावना दुर्भाग्यवश मजदूरों के लिए नहीं दिखाई गई। जो मजदूर उस काम को करने के लिए, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए वो भावना नहीं दिखाई गई। आज भी भारत के लगभग 80,000 अलग अलग उद्योगों में 5.5 लाख से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के होने के बावजूद इसकी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में मजदूरों को और बाकी सभी कर्मचारियों को उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए है। उसके साथ साथ उन्हें शोषण से मुक्त करना भी हमारा उद्देश्य है। आइए एक एक करके इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारखाना अधिनियम है क्या। कारखाना अधिनियम 1948 दरअसल मशीनों से उत्पन्न होने वाले खतरे, मजदूरों के काम करने की स्थिति, उनके काम करने के घंटे, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये इस देश की हर एक फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। अब अगर बात करें कोई फैक्ट्री, अगर बात करें तो फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री या कारखाना उस जगह को बोला जाएगा जहां पे 20 या उससे ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं और वहां पर बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जहां पर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वहां पे 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसे भी फैक्ट्री का नाम दिया जा सकता है। अब बात करते हैं मजदूर के बारे में। कौन होते हैं मजदूर? तो अलग अलग कारखानों में, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करने वाले अलग अलग स्टाफ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मजदूर का दर्जा दिया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रत्यक्ष रूप मतलब वो मशीनों को चलाता हुआ भी हो सकता है, वहां पे काम जो चल रहा है उसके बारे में वो काम करता हुआ हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो मजदूर मशीनों को चला ही रहा हो, तो उनको सफाई भी कर सकता है। इसके अलावा जब वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं जो फर्श को साफ करने के लिए, जगह को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी मजदूर की श्रेणी में आते हैं। अब अगर बात करें कौन कौन सी प्रोसेसेस को मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में लिया जा सकता है। किसी प्रोडक्ट को बनाना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, उसकी मेंटेनेंस करना, इसके साथ साथ उनमें ऑयलिंग करना, क्लीनिंग करना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में आता है। इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को रखना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट। अब बात करते हैं शक्ति के बारे में। शक्ति या पावर किसे बोला जाता है? फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे पावर शब्द का इस्तेमाल किया गया है या शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को। क्या सभी कारखानों को स्वीकृति या मंजूरी लेनी आवश्यक है? जी हाँ, हर कारखाने को, हर एक इंडस्ट्री को राज्य सरकार से पंजीकृत करवाना आवश्यक है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, सुरक्षा और मजदूरों के काम करने की परिस्थितियों के बारे में। हर एक नियोजक को इंश्योर करना चाहिए कि काम करने के स्थान पर सफाई प्रॉपर बनी हुई है। इसके अलावा उनको ये भी इंश्योर करना है कि वहाँ पे डस्टबिन को पर डे खाली किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे अगर कहीं फर्श गीला हो रहा है तो उस गीले फर्श को तुरंत सुखाया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करें वहाँ पे अगर धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है तो धूल मिट्टी के लिए निकासी का प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा अगर वहाँ पे एयर
का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, नियोजक को चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा प्राप्त करवाई जाए। छतों का डिजाइन इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। साथ ही साथ छतों पर किए जाने वाले पेंट को हर 5 साल के अंदर दोबारा करना चाहिए। इसके अलावा जो धुलाई वाले पेंट हैं उनको हर 3 साल के अंदर किया जाना चाहिए, और जो रंगाई पुताई वाली चीज़ें हैं उनको हर 14 महीने के अंदर दोबारा किया जाना चाहिए। अब अगर बात करें तो नियोजक को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पर अगर हवा में आर्द्रता की कमी हो रही है, यानी कि ह्यूमिडिटी की कमी हो रही है, तो नियोजक को चाहिए कि वहाँ पर मजदूरों को कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए अप्राकृतिक संसाधनों का यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि पंखे या कूलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि मजदूरों को असहज महसूस ना हो। अब बात करते हैं कि हर एक मजदूर के लिए कम से कम 500 क्यूबिक फीट जगह होनी चाहिए, यानी कि अत्यंत भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि 14 फीट से ऊपर की कोई भी जगह को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उससे नीचे की जगहों को कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉपर लाइटिंग का प्रबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइटिंग की वजह से किसी मजदूर की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है, और साउंड पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि किसी के कान खराब हो जाए। अब बात करते हैं पीने के पानी की सुविधा के लिए, तो हर एक नियोजक को चाहिए कि जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। उस पर प्रॉपर साफ शब्दों में पेयजल लिखा होना चाहिए। अगर किसी कारखाने में 250 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो नियोजक को चाहिए कि गर्मियों में ठंडे पानी यानी वाटर कूलर का भी प्रबंध करवाएं। अब बात करते हैं पेशाब गृह की या शौचालयों की, तो नियोजक को चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय का प्रबंध हो। साथ ही साथ उनकी सफाई का भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। उनके अंदर सफाई के लिए स्टाफ अपॉइंट किए जाने चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं साफ सफाई की, तो पीकदानियाँ रखी जानी चाहिए। एक प्रॉपर डिस्टेंस पे पीकदानियाँ रखी जानी चाहिए, और नियोजक को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी उन पीकदानियों के अलावा कहीं पे थूकता ना मिले। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं सुरक्षा के उपायों की, तो नियोजक को चाहिए कि जो भी मशीनें घूमते रहने वाली हैं उनके ऊपर वायर्ड मैश लगा हो। इसके साथ साथ अगर कहीं पे सूत दबाने का कार्य किया जा रहा है वहाँ पे महिलाओं की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ नियोजक को चाहिए कि जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी ग्लासेस अवेलेबल हैं। ये जिम्मेदारी नियोजक की है। इसके अलावा नियोजक को चाहिए कि कहीं भी अगर गड्ढे हैं या कोई भी आवागमन की जगह है वो प्रॉपरली सिक्योर होनी चाहिए। जितने गड्ढे हैं उनके ऊपर जालियां लगी होनी चाहिए। इसके साथ साथ रेलिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए ताकि किसी भी दुर्घटना की कोई भी संभावना ना बने। इसके अलावा नियोजक को चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट वेट लिफ्टिंग के लिए बने हैं, जैसे कि क्रेन है या फोर्क लिफ्टर है या और कोई वेट उठाने वाली मशीन है, सीजर लिफ्ट है, इस टाइप की मशीनों को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वेट उठाना चाहिए, उससे ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। साथ ही साथ टाइम टू टाइम उनका इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। इसके साथ साथ नियोजक को यह भी इंश्योर करना है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कल्याणकारी उपायों के बारे में। नियोजक को चाहिए कि पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मजदूरों को हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए अगर किसी की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ उन मजदूरों को जिनको खड़े रह के काम करना पड़ता है तो उनके बैठने की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड किट अवेलेबल होनी चाहिए। हर 150 मजदूरों पर एक फर्स्ट एड किट अवेलेबल होनी जरूरी है। अगर किसी कारखाने में 500 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एम्बुलेंस भी होनी चाहिए, और उस एम्बुलेंस के अंदर एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए जो उस काम को करने के लिए सक्षम है। साथ ही साथ एक जलपान गृह यानी कि कैंटीन टाइप की सुविधा भी होनी चाहिए। अगर कहीं पे 250 से ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं तो नियोजक को चाहिए उनके लिए प्रॉपर खाने के लिए कैंटीन वगैरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें शिशु गृह की, तो अगर किसी कारखाने में 30 या उससे ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं तो नियोजक को चाहिए एक शिशु गृह भी वहाँ पर हो, वो उसके लिए कंपल्शन है। और साथ ही साथ उस शिशु गृह की देखभाल एक ऐसी लेडीज कर रही हो जो बच्चों को रखने में सक्षम है। यदि कोई महिला अपने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को लाना चाहे तो वो उसको लाने के लिए अलाउड होनी चाहिए। साथ ही साथ नियोजक को चाहिए कि अगर उनको बच्चों के पास जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम परमिशन मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। काम करने के क्षणों की बात अब करें अगर, तो जितने भी एडल्ट्स हैं उनको 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए। हर 5 घंटे के बाद उन्हें आधे घंटे का एक अवकाश भी देना अनिवार्य है।
इसके साथ अगर उनको रेस्ट को इंक्लूड करके अगर किसी परिस्थिति में 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाता है तो 10.5 घंटे से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में कोई काम नहीं करवाया जाना चाहिए। अगर बात करें तो उन्हें एक वीकली रेस्ट भी देना कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो लोग नाइट शिफ्ट या शिफ्ट ड्यूटी में काम कर रहे हैं, नियोजक को चाहिए कि उनको रेस्ट इस तरीके से मिले कि कम से कम लगातार उन्हें 24 घंटे का अवकाश मिले। यानी कि अगर आज सुबह 8 बजे वो घर गए हैं तो अगले दिन 8 बजे तक उनकी कोई ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ नियोजक को ये इंश्योर करना है कि कोई भी कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम ना कर रहा हो। साथ ही साथ दोहरा नियोजन निषेध है। किसी भी एक कर्मचारी को 2 अलग अलग जगहों पर अपॉइंट किया जाना नहीं चाहिए। ऐसा करने पे पूर्णतया पाबंदी है। अब बात करते हैं बच्चों और महिलाओं के नियोजन के बारे में। तो जितनी भी बच्चे हैं, कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है एज पर चाइल्ड लेबर एक्ट। इसके साथ में अगर कोई 14 से 18 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, यानी कि जो जुवेनाइल हैं, काम करने के लिए मैक्सिमम 6 घंटे के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्हें एक मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है, जो सर्टिफिकेट केवल ईयरली इशू किया जाएगा। अगर नियोजक चाहे तो उसकी जांच साल खत्म होने से पहले भी करवा सकते हैं। उनके पास एक आई कार्ड रहना चाहिए जिस पे लिखा हो कि वो अभी एडल्ट नहीं है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कि पहली चीज़, उन्हें नाइट ड्यूटी में काम नहीं करवाया जा सकता। सुबह 6 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उनको रुकने के लिए नहीं बोला जा सकता। इसके लिए साल 2005 में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया था, लेकिन विचार विमर्श करने के बाद उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। महिलाओं को नाइट ड्यूटी में काम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि मछली उद्योग में, इन जगहों पर महिलाएं नाइट ड्यूटी में काम कर सकती हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को किसी भी ऐसी मशीन पर जो घूमते रहने वाली है, साथ के साथ जो कोई खतरा उत्पन्न कर सकती है, इसके साथ साथ सूत दबाने वाली या सूत निकालने वाली मशीनों के ऊपर महिलाओं को नहीं लगाया जा सकता। साथ ही साथ नियोजक को इंश्योर करना है कि जहां पर 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं वहां पर एक शिशु गृह का होना कंपलसरी है। अब बात करें मजदूरों की वीकली रेस्ट और छुट्टियों के बारे में, तो एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 किसी भी मजदूर को हर हफ्ते एक रेस्ट देना कंपलसरी है। इसके साथ साथ में हर 20 दिन में उसे एक छुट्टी मिलनी चाहिए। यदि कोई मजदूर पूरे साल में 240 दिन से ज़्यादा की ड्यूटी करता है तो वो अपने कंप्लीट छुट्टियां लेने का हकदार होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यदि कोई किसी मजदूर की काम करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी जो भी बकाया या उसके जो भी ड्यूज हैं उनको 2 महीने के अंदर क्लियर करवाना नियोजक की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंजरी ऑन ड्यूटी का शिकार हो जाता है, किसी को ड्यूटी करते वक्त चोट लग जाती है, तो नियोजक को इंश्योर करना है कि वो एक प्रॉपर जांच करे, साथ ही साथ ये इंश्योर करे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसकी एक रिपोर्ट बना के सबमिट करें। अब बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट जांचकर्ता इंस्पेक्टर या अधिकारी के बारे में। तो हर एक ज़िले का जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो उस ज़िले का जांचकर्ता अधिकारी होता है। वो इंश्योर करता है कि वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट प्रॉपरली लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो किसी भी टाइम इंस्पेक्शन कर सकता है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर कुछ ऐसी बीमारियों का जिक्र भी किया गया है कि यदि वो बीमारियां किसी को हो जाती हैं तो नियोजक को पहले उस कर्मचारी को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाना है। इसके साथ साथ ये इंश्योर करना है कि ये बीमारी किसी दूसरे को ना हो। उसके लिए उसको एक प्रॉपर जांच करनी है और ये देखना है, उसके कारणों का पता लगाना है कि क्यों उसको ये बीमारी हुई। इस बीमारियों की लिस्ट आपको नीचे फैक्ट्री एक्ट के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद अगर बात करें अपराध और उनके दंड की, तो फैक्ट्री एक्ट का उल्लंघन करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर कोई फैक्ट्री एक्ट का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है या इसके दिए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो नियोजक को 2 महीने तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर उसको दोबारा वो रिपीट करता है तो उसको 10,000 पर डे तक का भी जुर्माना किया जा सकता है। इसके अंदर झूठे दस्तावेज पेश करना, साथ ही साथ कोई गलत विवरण देना, साथ ही साथ मजदूरों को उनके लाभ से वंचित करवाना, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करना आता है। अब बात करते हैं मजदूरों के कर्तव्यों के बारे में। ऐसा है कि फैक्ट्री एक्ट लागू होना अलग चीज़ है, लेकिन मजदूरों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जानबूझकर किसी ऐसे काम में लापरवाही ना करें जहाँ पे जान माल का खतरा हो सकता है। किसी भी मजदूर को काम करते वक्त प्रॉपर अटेंशन के साथ काम करना चाहिए। इसके साथ साथ उसको इंश्योर करना चाहिए कि उसके किसी लापरवाही की वजह से उसकी या किसी और की जान को खतरा ना हो। यदि कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, तो उसको दंड भी दिया जा सकता है।
सकता है। पिछले 75 सालों में भारत ने जो उन्नति की है, इसका पूरा योगदान मजदूरों को जाता है। इसके साथ साथ आने वाले सालों में भी मजदूर उतने ही अच्छे से, उतनी एफिशिएंसी से काम करते रहें। इसके लिए हमें इंश्योर करना है कि सभी के सभी को फैक्ट्री एक्ट की जानकारी हो। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत भी फैक्ट्री एक्ट की जानकारी हुई है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। सभी मजदूरों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें, इसी से उनकी और देश की उन्नति होगी। इसके साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फैक्ट्री एक्ट जिस किसी को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।